नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है VMOU ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। मैं KR चौधरी, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, एक बार पुनः आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज हिक्सियन अप्रोच। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज सलट्सकी अप्रोच। मित्रों, कीमत प्रभाव को दो भागों में प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में सबसे पहले विभाजित करने वाले अर्थशास्त्री सलट्सकी थे। सलट्सकी मूलतः एक रशियन अर्थशास्त्री थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कीव से संबंधित अर्थशास्त्री थे, उनसे जुड़े हुए अर्थशास्त्री थे। इनकी रशियन भाषा इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि जिसे विश्व के सामने रखा जाना संभव नहीं था। जो बात 1915 में सलट्सकी ने विश्व के सामने कही थी, परंतु भाषा की जटिलता के कारण विश्व पटल के समग्र सामने नहीं आ पाई। इस बात को J.R. हिक्स ने 1939 में विश्व के सामने रखा, परंतु बाद में जब अध्ययन किया तो ये पता चला कि जो बात 1939 में कही गई वह बात पहले से ही सलट्सकी ने 1915 में कर दी थी। सलट्सकी ने अपने पेपर ऑन द थ्योरी ऑफ द बजट ऑफ द कंज्यूमर में जो है प्राइस इफेक्ट को डीकम्पोजिशन करके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तथा इनकम इफेक्ट की बात कही और सलट्सकी ने बताया कि हमें प्रतिस्थापन प्रभाव को जानने के लिए उपभोक्ता की मौद्रिक आय में जो परिवर्तन हुआ है वस्तु की कीमत में गिरने से, उसे कर लगाकर या सब्सिडी देकर इस प्रकार क्षतिपूरित किया जाए जिससे कि उपभोक्ता पुराने जो बंडल है वस्तुओं का उस पर आ जाए, यानी पुराने संतुलन बिंदु पर जाने को प्रतिबद्ध हो जाए या उसके लिए तैयार रहे। मित्रों, इन्होंने भी प्राइस इफेक्ट को दो भागों में बांटा, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट और पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। जो ऋणात्मक कीमत प्रभाव है वो सामान्य तथा घटिया वस्तुओं की दशा में पाया जाता है और इस स्थिति में मांग का नियम लागू होता है, जबकि पॉजिटिव इनकम प्राइस इफेक्ट की स्थिति में जो है वो मांग का नियम लागू नहीं होता है और वस्तुओं की प्रकृति गिफिन प्रकृति की होती है। सलट्सकी विधि से हम निम्न रेखाचित्र की सहायता से समझ सकते हैं। इस रेखाचित्र में हमने क्षैतिज अक्ष पर X1 कमोडिटी और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर X2 कमोडिटी ली है। प्राइमरी बजट रेखा जो है वो I1 के बिंदु EA पर स्पर्श कर रही है, जिससे संगत बिंदु XA जो है वो X1 कमोडिटी की संतुलित मात्रा को इंगित करता है, दर्शाता है। सलट्सकी विधि के अनुसार जब X1 वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट रेखा BL से एंटी क्लॉकवाइज L बिंदु से खिसक कर L1 की ओर चली जाती है और इस रेखा पर अनादिमान वक्र 2 बिंदु EB पर स्पर्श करता है। इस प्रकार OXA से OXB तक की गति कीमत प्रभाव को दर्शाती है और ये बताती है XA से XB तक की दूरी जो है वो टोटल कीमत प्रभाव को दर्शा रही है, जैसा कि रेखाचित्र से स्पष्ट होता है। सलट्सकी ने भी प्राइस चेंज का जो इम्पैक्ट है वो दो भागों में बांटा, प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव, जिनका समग्र योग कीमत प्रभाव कहलाता है। मित्रों, प्रतिस्थापन प्रभाव सलट्सकी के अनुसार भी दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक तथा शून्य। ऋणात्मक जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और जीरो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए होता है। हमेशा प्रतिस्थापन प्रभाव SE ऑलवेज नॉन पॉजिटिव, सदैव प्रतिस्थापन प्रभाव गैर धनात्मक प्रकृति का होता है। सलट्सकी अपनी विधि को दर्शाने के लिए बताते हैं कि कीमत में कमी से जो बजट रेखा बाहर की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमी है उसे इस प्रकार कर लगाकर क्षतिपूरित किया जाए जिससे कि वो वापस खिसक कर पुराने संतुलन बिंदु या प्रारंभिक संतुलन बिंदु EA को काटती हुई B2L2 की स्थिति में आ जाए, जो कि ग्रीन रेखा के माध्यम से हमने दर्शा रखा है। B2L2 जो है नई बजट रेखा BL1 के बिल्कुल समानांतर होती है और EA बिंदु से गुजरती हुई होती है।
इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव जानने के लिए उन्होंने इस ग्रीन रेखा पर एक नया अनादिमान वक्र I3 खींचा, जो कि बिंदु EC पर जाकर स्पर्श करता है। EA से EC तक की गति या XA से XC तक की गति जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शाती है। इसी प्रकार मित्रों, उन्होंने प्रतिस्थापन प्रभाव के बाद आय प्रभाव की बात की। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, आय प्रभाव कीमत परिवर्तन के संदर्भ में बताया गया है, जो बताता है कि कीमत में कमी से उपभोक्ता की वास्तविक आय या परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति में जो वृद्धि होती है उसे किस प्रकार वस्तुओं की मांग पर प्रभाव पड़ता है, इसकी बात की गई है। कीमत में कमी से X1 की कीमत में कमी से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाए और इस बढ़ी हुई आय के परिणाम स्वरूप यदि QX की मात्रा बढ़ जाती है तो ये नेगेटिव आय प्रभाव है जो नॉर्मल गुड्स के लिए होता है। इसके विपरीत यदि YR के बढ़ने से QR क्वांटिटी ऑफ X1 घट जाए तो ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट कहलाता है, जो इन्फीरियर गुड्स केस में पाया जाता है। इनकम इफेक्ट को हम रेखा चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। दो पैरेलल नई बजट रेखाओं, ग्रीन वाली बजट रेखा और नई बजट रेखा जो बाहर दिखाई गई है, I1 और I3 जो इंडिफरेंस कर्व है, EC से EB तक की जो गति है या XC से XB तक की गति जो है वो इनकम इफेक्ट कहलाती है। स्लट्स्की ने अपने इन तीनों प्रभावों को तीन अलग अलग वस्तुओं की स्थिति में भी दर्शाया है, जो कि मैं आपसे बात करूंगा अगली स्लाइड्स में। पहला है नॉर्मल गुड्स केस। नॉर्मल गुड्स केस में स्लट्स्की ने दर्शाया कि कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव दोनों एक ही दिशा में गति करते हैं और दोनों कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा को बढ़ाते हैं, जो कि आगे हम रेखा चित्रों के माध्यम से आपको दर्शाएंगे। मित्रों देखिएगा, पहले रेखा चित्र में मैंने आपको बताया था क्षैतिज अक्ष पर X1 वस्तु, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर X2 वस्तु और बजट रेखा पहले वाली जो है पहला बजट रेखा और I1 जो है E1 पर स्पर्श करता है। XA प्रारंभिक X1 की प्रारंभिक मात्रा को दर्शाता है। इस प्रकार EA से EC तक की गति जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शाती है और EC से EB तक की गति जो है वो आय प्रभाव को दर्शाती है। रेखा चित्र के निचले हिस्से में एरो द्वारा दर्शाया गया है। दोनों एरो राइट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं कि कीमत में कमी से प्रतिस्थापन प्रभाव X1 की मात्रा को बढ़ाता है XA से XC तक और आय प्रभाव XC से XB तक बढ़ाता है। इस प्रकार कीमत प्रभाव का जो समग्र कीमत प्रभाव है वो XA से XB की ओर है और जो कि मांग के नियम के लागू होने की स्थिति को दर्शाता है। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में चूंकि मांग का नियम लागू होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दो शक्तियां कार्य कर रही होती है, ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव और ऋणात्मक आय प्रभाव कीमत परिवर्तन का। नॉर्मल गुड्स के जो इन्होंने विचार दिया उसमें बताया कि दोनों प्रभावों के चलते यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है और मांग वक्र बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला हमेशा नॉर्मल वस्तुओं की स्थिति में होता है। अब हम बात करेंगे घटिया वस्तुओं या इन्फीरियर गुड्स की बात करेंगे। इन्फीरियर गुड्स के लिए जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट है वो किस प्रकार कार्यरत होते हैं, किस प्रकार का क्रियाशील होते हैं, इसकी बात हम अगले रेखा चित्र में करेंगे। मित्रों क्षैतिज अक्ष पर फिर X1 कमोडिटी को हम लेते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दूसरी कमोडिटी X2 को लेते हैं और पूरा रेखा चित्र जो पहले मैंने आपको समझाया उसी तरीके से ड्रॉ करते हुए हम पहली बजट रेखा, फिर दूसरी बजट रेखा और तीसरी क्षतिपूरित जो ग्रीन बजट रेखा है उनको बना लेंगे। और अब जो आय प्रभाव है घटिया वस्तुओं के लिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये विपरीत दिशा में कार्य करेगा प्रतिस्थापन प्रभाव के। देखिएगा मित्रों, EA से EC तक की गति जो क्षतिपूरित बजट रेखा पर दिखाई गई है, हरे वाले बजट रेखा पर, वो प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शाती है। कीमत में कमी से प्रतिस्थापन प्रभाव X1 वस्तु की मात्रा को XA से XB तक बढ़ा रहा है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन प्रभाव कीमत में कमी से मांग की मात्रा को बढ़ा रहा है, यानी ऋणात्मक है, उल्टी दिशा में जा रहा है। जबकि आय प्रभाव को यहाँ देखें, घटिया वस्तुओं के लिए कीमत परिवर्तन का आय प्रभाव धनात्मक होता है। इसलिए EC से EB तक की गति देखिएगा, ये वापस कीमत में कमी से वस्तु की मांग मात्रा में कमी को दर्शा रही है। इस प्रकार आय प्रभाव यहाँ जो धनात्मक आय प्रभाव है वो ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की विपरीत दिशा में है,
जो कि बताता है कि कीमत प्रभाव, समग्र कीमत प्रभाव जो है वो प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में आय प्रभाव जितना कम होता है। परंतु अभी भी समग्र कीमत प्रभाव जो है वो ऋणात्मक प्रकृति का है, इसलिए यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, हीन वस्तुओं की स्थिति में मांग का नियम लागू होता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, अगली स्लाइड जो है वो भी हीन वस्तुओं की है, लेकिन वहाँ मांग का नियम लागू नहीं होगा। इसलिए ऐसी हीन वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है उन्हें गिफिन वस्तुएं कहते हैं। तो हम अब गिफिन वस्तुओं की बात करेंगे। गिफिन वस्तुओं की स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव अभी भी ऋणात्मक दिशा में कार्य कर रहा होता है, लेकिन इसका जो परिमाण है वो धनात्मक आय प्रभाव की तुलना में थोड़ा कम होता है। इसीलिए धनात्मक आय प्रभाव ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को ध्वस्त करते हुए कीमत में कमी से मांग मात्रा में कमी की ओर जाता है। इसीलिए यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, जिसकी चर्चा परंपरावादी अर्थशास्त्री करने में असमर्थ रहे थे। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में जिनका नाम है वो हैं एडम स्मिथ और मार्शल। ये दोनों नहीं बता पाए थे कि मांग के नियम में अपवाद क्यों हैं या गिफिन वस्तुएं क्यों पाई जाती है, इसका विश्लेषण करने में वो असमर्थ रहे। देखिए मित्रों, स्लट्स्की ने गिफिन वस्तुओं की स्थिति में किस प्रकार से अपना डायग्राम ड्रॉ किया है, उसको हम इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे। क्षैतिज अक्ष पर हम फिर x1 कमोडिटी लेते हैं। x1 कमोडिटी को हमने क्षैतिज अक्ष पर लिया है और x2 कमोडिटी को हमने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लिया है। पहली बजट रेखा नीचे की ओर वाली ब्लैक लाइन है जो EA बिंदु पर अनादिमान वक्र को स्पर्श करती है। कीमत में परिवर्तन से बजट रेखा एंटी क्लॉकवाइज घूमकर बाहर की ओर चली जाती है, जो कि ऊंचे अनादिमान वक्र I2 को बिंदु EB पर स्पर्श कर रही है। अब स्लट्स्की के अनुसार उपभोक्ता की आय को इस प्रकार से क्षतिपूरित किया जाए कि नई बजट रेखा जो डॉटेड ग्रीन लाइन है वो पुराने जो संतुलन बिंदु EA है उससे गुजरती हुई जाए और नई बजट रेखा के बिल्कुल समानांतर हो। इस प्रकार ये ग्रीन बजट रेखा पर I3 जो अनादिमान वक्र है वो EC पर स्पर्श कर रहा है। तो XA या EA से XC या EC तक की जो गति है राइट हैंड साइड के एरो द्वारा दर्शाई गई है वो ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शाती है। ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप X1 वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि को दर्शा रहा है। परंतु इस रेखा चित्र में सबसे गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि आय प्रभाव जो है वो धनात्मक प्रकृति का है। कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप धनात्मक आय प्रभाव वस्तु की मांग मात्रा को घटा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनादिमान वक्र IE नई बजट रेखा के EB बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इसका संगत बिंदु XB है। इस प्रकार EC से EB तक की गति या फिर XC से XB तक की गति जो है वो धनात्मक आय प्रभाव को दर्शाती है। मित्रों, धनात्मक आय प्रभाव का जो परिमाण है, एरो से स्पष्ट हो रहा है कि धनात्मक आय प्रभाव का परिमाण ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक है। इसलिए यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम इस कारण लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि आय प्रभाव की जो प्रभावशालिता है वो प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक है और आय प्रभाव का जो चिन्ह है वो धनात्मक प्रकृति का है। मित्रों, स्लट्स्की ने अपने विश्लेषण के माध्यम से बताया कि गिफिन वस्तुओं की स्थिति में सदैव प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक रहेगा, परंतु जो धनात्मक आय प्रभाव है वो इसे ध्वस्त करते हुए मांग वक्र को पॉजिटिव स्लोप का बना देगा। इसी के साथ आपका आज का जो विषय है वो समाप्त होता है। मित्रों, मिलेंगे हम अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।